राजा नरेंद्र एक छोटे से देश के राजा थे। लोगों के बीच में राजा का बहुत नाम था, क्योंकि वे हमेशा अपने वचन का पालन करते थे। एक साल राज्य को भयानक सूखे का सामना करना पड़ा। ये देखकर राजा ने घोषणा की कि इस वर्ष दरबार या महल में न तो कोई उत्सव मनाया जाएगा और न ही शानदार भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं भी सूखा समाप्त होने तक वही भोजन करूंगा जो मेरी प्रजा करेगी। राजा ने अपने रसोई घर का दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया। इस बार राजा ने कुछ ऐसा किया था जो उसने कभी नहीं किया था। उनके इस कार्य ने प्रजा के बीच उनके लिए प्रेम को बढ़ा दिया। राजा ने अपने वचन का पालन भी किया और ये तब तक जारी रहा जब तक बरसात नहीं हो गई और सूखा समाप्त हो गया। कुछ महीनों के बाद राजा ने एक भूमि के बहुत बड़े से भाग पर महल बनवाने का काम शुरू करवा दिया। भूमि के उस भाग के ठीक सामने एक फटेहाल झोंपड़ी मौजूद थी। उस झोंपड़ी में जो व्यक्ति रहता था वो राजा के पास आया और बोला, महाराज, कोई मेरी भूमि के निकट एक बहुत बड़ा सा महल बनवा रहा है। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपना घर खाली कर दूं, जिससे कि वे जिस बगीचे को वहां पर बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें और भी जगह मिल सके। लेकिन मैं उस जगह से नहीं जाना चाहता। भूमि का वो छोटा सा टुकड़ा और घर मेरे पूर्वजों की निशानी है और मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, जिससे अकेलापन कम महसूस हो और मुझे उनकी याद आती रहे। महाराज, कृपा करो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सच है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपने आदमियों को उस बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा और उसे पता चला कि वो गरीब व्यक्ति सच बोल रहा है। वो उसी भूमि के भाग के पास रहता है जहां पर राजा का नया महल बन रहा है। इस बीच उस गरीब व्यक्ति को भी यह पता चल गया कि उसके घर के पास जो बड़ा सा महल बन रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि राजा का ही है। उसके घर को वैसे ही रहने दो। राजा ने अपने वास्तुकार से कहा, मैं उस व्यक्ति को वचन दे चुका हूँ। जब लोग मेरे महल की ओर देखेंगे तो उसकी अद्भुत कारीगरी की बात करेंगे, पर उस झोंपड़ी की ओर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने वचन का पालन करने वाला राजा हूँ। उसी राज्य में एक जमींदार भी रहता था जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। पुराने समय में लोगों का मानना था कि केवल बेटा ही अपने पिता की संपत्ति का वारिस होता है और उन्हें ऐसी उम्मीद बेटे से रहती थी कि उसके माध्यम से उनके परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। उस जमींदार की सोच भी पुराने जमाने की थी। जब उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था तो वह अपने माता पिता के घर कुछ महीनों के लिए रहने के लिए चली गई, जैसी कि उन दिनों परंपरा थी। जब वह जा रही थी तो जमींदार ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, हमें बेटा ही होना चाहिए। अगर तुम एक बेटे को जन्म नहीं देती हो तो मेरे साथ रहने के लिए वापस मत आना। उसकी पत्नी बहुत डर गई, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सकारात्मक सोचने और खुश रहने की कोशिश करती रही। समय तेजी से बीत गया। एक सुबह उसने पूरी तरह से स्वस्थ एक बेटी को जन्म दिया। वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ये सोचकर बहुत डरी हुई थी कि जब उसके पति को पता चलेगा कि उसने लड़की को जन्म दिया है तो वह क्या करेगा। इसलिए उसने अपने पति को संदेश भेजा, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। उसने सोचा, शायद मैं उन्हें जब वे हमारी बेटी को देखें तो उसकी बेहतरी के लिए इस परिस्थिति को अपने नजरिए से देखने के लिए मना पाऊं। इस खबर से आनंदित पिता ने अपनी पत्नी को जवाब देते हुए संदेश भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने बेटे का नाम वीरवर रखना चाहता हूँ, वह जो बहुत बहादुर हो। इस तरह उस छोटी सी बच्ची का नाम वीरवर पड़ गया। उसकी माँ उसके रहस्य को सबसे छिपाकर रखने में उसकी पूरी मदद करने लगी और इस तरह वीरवर का पालन पोषण एक लड़के की तरह हुआ। उसे यह अच्छी तरह से मालूम था कि उसे इस रहस्य को छिपाए रखना होगा कि वो एक लड़की है, नहीं तो उसे अपने पिता के कोप का सामना करना होगा। वो लड़कों की तरह ढीले ढाले कपड़े पहनती। उसने वो सारी शिक्षा ली जो एक लड़के के लिए तब जरूरी थी। वो धनुर्विद्या और घुड़सवारी में बहुत ही अच्छी थी। उसके आसपास के सभी लोग यही मानते थे कि वास्तव में वो एक लड़का है। इसी तरह 20 वर्ष बीत गए। एक बार जब वीरवर किसी काम के लिए दूसरे शहर जा रही थी
तो उसे रास्ते में एक जंगल से गुजरना पड़ा। वहां पर उसने देखा कि एक शेर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया है। हालांकि वो व्यक्ति भी शेर से लड़ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, इसलिए वो मदद के लिए आगे बढ़ी। वो अपने घोड़े पर सवार उस व्यक्ति की ओर गई और उसने तेजी से उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और शेर से दूर ले गई। जब उसने अपने घोड़े को रोका तो उसे एहसास हुआ कि उस व्यक्ति को बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि वे राजा नरेंद्र हैं। वे जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर गए हुए थे और रास्ता भूल गए तथा उनका सामना शेर से हो गया। जल्दी ही वीरवर राजा को लेकर उनके महल पहुंच गई। उसने राजा को राजमहल के सिपाहियों के हवाले किया और सरपट वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद जब राजा की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने वीरवर को अपनी राजधानी में अपने मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। वे अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहते थे। न चाहते हुए भी वीरवर को उस आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी। जिस समय वीरवर महल में ठहरी हुई थी तो राजा को उसे देखकर एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी करती है उन सभी कामों में बहुत अच्छी है। राजा की एक बहन थी जिसका नाम चंद्रिका था। वो बहुत सुंदर थी और विवाह के योग्य थी। राजा ने सोचा कि वीरवर बहुत बहादुर और साहसी युवक है। हो सकता है कि वो कोई राजकुमार न हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। मैं चाहूंगा कि मेरी बहन का विवाह उसके साथ हो जाए। राजा ने वीरवर के माता पिता से इस विषय पर चर्चा करने के लिए उनको महल में बुलाया। इस बारे में सुनकर वीरवर की मां बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन वो मजबूर थी और सच राजा को नहीं बता सकती थी। इसलिए वो राजा से बोली, महाराज, आपकी बहन एक राजकुमारी है और हम साधारण लोग हैं। इसके अलावा हमें वीरवर की राय भी जाननी होगी। हो सकता है कि वो अभी विवाह न करना चाहता हो। हालांकि उसको अपने दबाव में रखने वाले उसके पति ने उसे कुछ और कहने से रोक दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसा अवसर हम जैसों को कभी कभी ही मिल पाता है, जब सौभाग्य खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए। हमारा पुत्र बहुत सुंदर और एक अच्छा योद्धा है। यह उसका दुर्भाग्य है कि उसका हम जैसे साधारण लोगों के घर में जन्म हुआ, अन्यथा उसमें राजसी परिवार वाले सभी गुण मौजूद हैं। मुझे इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। इस विवाह के लिए मेरी तरफ से हाँ है। इस तरह उन दोनों का विवाह तय हो गया। वीरवर ने इस खबर को सुना तो वो भौचक्की रह गई, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्या मैं आपकी बहन से उनके विचार और इस विवाह से अपेक्षाओं को जानने के लिए अकेले में मिल सकता हूँ? उसने राजा से पूछा। राजकुमारी चंद्रिका ने वीरवर को राजदरबार में 1-2 बार देखा था। एक युवा लड़की की तरह वो उस योद्धा के प्रति मंत्रमुग्ध थी। जब उसके भाई ने उसे वीरवर से मिलने के लिए पूछा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। राजा ने जवाब दिया, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे पता है वो मेरे निर्णय से सहमत होगी। हालांकि तुम दोनों शाही बगीचे में अकेले में कुछ समय व्यतीत कर सकते हो। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बात मान ली। वीरवर राजकुमारी चंद्रिका से शाही बगीचे में मिली और उससे बोली, तुम्हारी जैसी राजकुमारी का मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के साथ मेल तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घर में वो शानो शौकत या आराम और विलासितापूर्ण जीवन नहीं दे सकता जो तुम्हें राजमहल में मिलता है। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं हमेशा के लिए इस राजमहल में रहूं। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए सही निर्णय ये होगा कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दो। उसकी बात सुनकर चंद्रिका मुस्कुरा दी। तुम मेरे साथ जहाँ भी रहोगे मेरे लिए वो स्थान महल जैसा ही होगा और वो घर मुझे दिल से प्यारा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में मेरे साथ खास तरह का व्यवहार किया जाए। वीरवर को एहसास हो गया कि ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे वो राजकुमारी चंद्रिका का मन बदल सकती है। वो एक पेड़ के पास बैठ गई। चंद्रिका ने कहा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कल रात मैंने एक सपना देखा था। वीरवर ने कहा, क्या वो सपना इतना मजेदार था कि वो अब भी तुम्हारे दिमाग पर छाया हुआ है, जबकि अभी तुम यहाँ पर मेरे साथ हो? उसने उसे छेड़ते हुए कहा
और वहीं पर उसके पास बैठ गई। वो बहुत ही परेशान करने वाला सपना था। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे उसे पिता के दबाव के कारण उसकी माँ एक लड़के की तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी। वो हमेशा लड़कों की तरह पोशाक पहनकर रहती थी। जिस दिन से उसका जन्म हुआ था, सब लोग यही समझते थे कि वो एक लड़का है। एक दिन उसकी सगाई एक राजा की बेटी के साथ हो गई। जल्दी ही राजा की बेटी को पता चल गया कि वो जो लड़का है वो वास्तव में एक लड़की है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, इसे मौत के घाट उतार दो। बस उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मेरा वो सपना एकदम सच लग रहा था और मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ दुनिया के किसी कोने में ऐसा हो रहा है। पर मेरे इस सपने ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। राजकुमारी, तुम क्या सोचती हो? क्या उसने जो किया वो सही था? चंद्रिका एक क्षण के लिए मौन रही और फिर बोली, उस लड़की को उसके माता पिता ने लड़का बनने के लिए मजबूर किया। यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और उसे अपना जीवन सामान्य तौर पर जीने देना चाहिए। हो सकता है कि उसका भी विवाह करने और बच्चों की माता बनने का सपना हो। वीरवर खड़ी हो गई और बोली, मैं ही वो लड़की हूँ। चंद्रिका बहुत क्रोधित हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे ये सब कुछ बहुत पहले बता सकती थी और मेरे सामने खुलासा कर सकती थी कि तुम कौन हो। मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे इस धोखे के लिए वे तुम्हें निश्चित तौर पर मरवा देंगे। परेशान होकर उसने रोना शुरू कर दिया। वीरवर ने नम्रतापूर्वक कहा, राजकुमारी चंद्रिका, आपने अभी कहा कि उस लड़की को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उस पर दबाव था और उसके भी अपने सपने होंगे। लेकिन जैसे ही यह आपकी आप बीती बन गई तो आपने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने जानबूझकर किसी को भी धोखा नहीं दिया, न तो आपको और न ही आपके भाई को। हालांकि मेरी माँ और मैंने इस विवाह के प्रस्ताव का विरोध किया था, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मेरे पिता और बाकी सारी दुनिया को मेरे लड़की होने की बात मालूम ही नहीं थी। इसीलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए, तो मैं इस सजा को स्वीकार कर लूंगी। चंद्रिका शांत हो गई और उसे वीरवर के लिए बुरा लगने लगा। उसने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई को ये पता चला तो वे निश्चित तौर पर तुम्हें मौत की सजा दे देंगे। तुम सौभाग्यशाली हो कि मुझे पता है कि अपने भाई से किस तरह से बात करनी है। तुम मेरे साथ कल उनके पास चलना, पर उनसे मुझे ही बात करने देना। अगले दिन वे दोनों स्त्रियां राजा से मिलीं। राजा नरेंद्र उन दोनों को साथ देखकर खुश हुए। मुझे बताओ, कल तुम दोनों ने किस बारे में बातचीत की? राजा ने पूछा। चंद्रिका ने उत्तर दिया, भैया, हमने वीरवर के एक दोस्त के बारे में बात की। एक सुंदर लड़की जो हमेशा लड़कों की पोशाक में रहती थी क्योंकि वो उसके पिता के दबाव के कारण खुद को दुनिया के सामने एक लड़के के रूप में पेश करती थी। जिस दिन से वो पैदा हुई, हर कोई यही सोचता था कि वो एक लड़का है। एक दिन उसकी सगाई राजा की बेटी के साथ हो गई। जल्दी ही राजा की बेटी को पता चल गया कि वो लड़का वास्तव में एक लड़की है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे मौत के घाट उतार दो। ये सब कुछ बहुत परेशान करने वाला था। भैया, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या उसने जो किया वो सही था? राजा ने कुछ देर के लिए विचार किया और बोला, यहाँ पर जिसको सजा मिलनी चाहिए वो उस लड़की का पिता है, न कि वो लड़की। उस लड़की को सजा नहीं दी जानी चाहिए। वीरवर एक कदम आगे बढ़ी। इससे पहले कि हम इस विषय पर और चर्चा करें, मुझे इस बारे में कुछ याद आ गया है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। महाराज, उससे पहले मैं आपसे एक वायदा चाहता हूँ। मैंने आपके प्राणों की रक्षा की है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे पिता की रक्षा करेंगे और मुझे ये भरोसा दिलाएंगे कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक वीरवर, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी ही वे मेरी बहन के श्वशुर बनने वाले हैं। एक बार जब राजा ने उसको वचन दे दिया तो वीरवर ने सच को उनके सामने रख दिया। महाराज, मैं ही वो लड़की हूँ। राजा बहुत अधिक नाराज हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को क्या समझते हो? महाराज, सत्य तो ये है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया।
मैंने विवाह के लिए आपकी बहन का हाथ नहीं मांगा था और न ही मैं विवाह करना चाहती थी। आपने ही इस विवाह के लिए जोर दिया था। कृपा करके मेरे पिता को नुकसान न पहुंचाएं, हालांकि मैं जानती हूं कि उन्होंने अनजाने में गलती की है। एक बेटी वो सब कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूँ। आपने अभी बताया था कि बेटी की गलती नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सब में मेरी भी गलती नहीं थी। महाराज, आप जनता के बीच में बहुत ही सम्मानित राजा हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने वचन का मान रखते हैं। मुझे आशा है आप मेरे दृष्टिकोण को भी समझेंगे। बाकी सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। राजा को एहसास हुआ कि उन्हें अपने वचन का मान जरूर रखना चाहिए। अपने दिल की गहराई में उन्हें ये भी अच्छी तरह से मालूम था कि वीरवर की इसमें कोई गलती नहीं थी। उनका क्रोध शांत हो गया और वे बोले, मैं तुम्हारे तर्क को समझ गया हूँ। तुम्हें इस दौरान दुनिया के सामने खुद को इतने वर्षों तक एक युवक के तौर पर पेश करने में जिन भी परेशानियों से गुजरना पड़ा, उसके लिए मुझे अफसोस है। बहुत लंबे समय तक मेरी बस एक ही बहन थी, चंद्रिका। आज मैं तुम्हें भी अपनी बहन के रूप में गोद लेता हूँ और तुम्हें वीरांगना कहकर पुकारूंगा। तुम दोनों ही अपनी पसंद के युवकों से विवाह कर सकती हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। हमें इतिहास से पता चलता है कि काकात्य राजवंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का पालन पोषण एक लड़के के रूप में किया गया था और उस राज्य की प्रजा को हमेशा ये लगा कि उनके राजा का एक पुत्र है। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन ऐसा हुआ था। वो राजकुमारी पुरुषों के वस्त्र पहनती थी और उसने एक योद्धा के तौर पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। आगे चलकर उसको चालुक्य राजवंश के एक राजकुमार से प्रेम हुआ और उसकी गिनती एक सफल शासकों में हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।